अभी हम लोग अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले साइंस की, जिसका सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, और चैप्टर के लास्ट में थोड़ा कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन या रेंसिडिटी, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से। सी केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो कोई केमिकल चेंज भी हुआ होगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है। ये एक परमानेंट चेंज होता है, एक बार हो गया तो हो गया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें कुछ प्रोडक्ट बनता है, कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मैंने किसी लकड़ी को आग देके जलाया है, किसी भी फ्यूल का अगर मैंने बर्न किया है, उसका कंबशन किया है, लकड़ी को आग दिया या काऊ डंग में मैंने उसको बर्न कर दिया, गोबर का हम उपला बनाते हैं ना, तो उस गोबर को अगर हम जलाते हैं, जिस गांव में जिसमें खाना बनाते हैं उसको चूल्हे में डाल के, तो देखो उससे राख बन जाती है। तो लकड़ी हो गई, लकड़ी को मैं जला दिया, सूखे पत्तों को जला दिया, अगर मैं उसको बर्न करती हूँ तो उससे राख बन जाती है। अब ये केमिकल चेंज है, नया एक अलग सब्सटेंस राख बना, दूसरा परमानेंट है, वापस से लकड़ी नहीं बना सकते, और वही सेम चीज़ इरिवर्सिबल है, उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ तो क्या है कि जब जो दो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जब कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलूँगी। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज हुआ होगा, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए होंगे, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट विद ईच अदर या कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज आया होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंज हो सकता है या क्या क्या चेंज हुआ होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस चीज में चेंज आता है। देखिए, या तो कलर में चेंज आएगा, चेंज इन कलर, या स्टेट में चेंज आएगा, चेंज इन स्टेट, या फिर टेम्परेचर में चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर में चेंज आएगा, या फिर कोई गैस का इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसमें किसी चीज में चेंज आएगा, कोई भी एक कैटेगरी, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे। जैसे देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, कलर में चेंज आएगा, हाँ आता है। कैसे, आपने देखा होगा लोहे का जो जंग लगने का प्रोसेस होता है उसको केमिकल रिएक्शन के अंडर ही लेते हैं, वही केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन सुने होंगे, लोहे को जंग लगता है, चेंज होता है ना, कितना शाइनी शाइनी। हम लोग एक आयरन का यूटेंसिल खरीद के लाते हैं और उसको थोड़ा सा भी जंग लग जाता है तो एक रेडिश ब्राउन कलर का वो खुरदरा सा हो जाता है, तो कलर चेंज हो गया। उसकी स्टेट में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आया हुआ होता है। देखिए, आपने उसको आग दे के जलाया, आपने बाहर से उसको एनर्जी दी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हो आप, हीट के फॉर्म में, वो आग दे के जलाया, लाइट के फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो। ठीक है, आप लाइट के फॉर्म में दे सकते हो, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, और तो वहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, और हीट के फॉर्म में तो मैंने अभी बताया, किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो तो आप टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, बढ़ रहा है घट रहा है एक अलग इशू है, एटलीस्ट चेंज हो रहा है। आगे बात करेंगे कि कब अगर हीट देंगे या हीट इवोल्व बाहर निकलेगी, तो दोनों में उनको अलग अलग टर्म देते हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं।
और कोई गैस इवॉल्व होती है। इसका भी एग्जांपल आप लोग पढ़े हो, फोटोसिंथेसिस में आप सुने होंगे, जब पौधे खाना बनाते हैं, व्हेन प्लांट आर प्रिपेयरिंग देयर फूड दे इवॉल्व ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो प्लांट हमें O2 प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। सुने भी होंगे ना, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन फॉर आवर ब्रीदिंग, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं वो लोग, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये केमिकल चेंज हो रहे होंगे। ये 3-4 क्राइटेरिया है, जिसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है, एक भी क्राइटेरिया हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शन के अंडर आएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में तो कलर चेंज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं स्टेट चेंज हो रहा होगा, या उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, या कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रहा होगा। केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली या बाय फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम दर्शाते हैं, उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं, उसके फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, तो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। देखिए, मैथ्स में इक्वेशंस देखे होंगे ना आप, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस होती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि कैसे फॉर्मूला से उसको रिप्रेजेंट किया। देखिए, किसी चीज़ का सिंबल, उसको मैं किस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। देखो, आपने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, ट्रैफिक के सिंबल्स देखे होंगे कि दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधा जाना है, आगे कोई डाइवर्जन है, आगे कोई हिली एरिया है, या आगे कोई फिसलन ढलान है। इन डिफरेंट वैरायटी के लिए अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ आपको रुकना है, रेड लाइट, येलो लाइट, ये सिंबल्स ही है ना जो दर्शा रहे हैं। अब कोई आपको बोले कि आगे रेड लाइट है इसलिए आपको अपनी गाड़ी यहीं रोकनी है, या गाड़ी आगे जेब्रा क्रॉसिंग है तो गाड़ी धीरे करनी है, ये पूरा स्टेटमेंट बोला और एक जस्ट रेड लाइट आपको एक स्टिकर दिखा दिया, तो आप दोनों चीज़ें समझ जाओगे। एक सिंबॉलिकली आप उस चीज़ को ईजिली, मतलब समय कंज्यूम करने ही करेगा। देखो, केमिकल रिएक्शन को देखो, एग्जांपल देती हूँ मैं कैसे बोलना चाह रही हूँ। देखो, एनसीईआरटी में है कि मैग्नीशियम को आपने जलाया, एक बर्नर था, एक फ्लेम था, उसमें मैग्नीशियम रिबन है, उसको बर्न किया, मान के चलो ये फ्लेम है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, उसको आग जलता रहा, नीचे एक यूटेंसिल रखा है आपका, नीचे एक यूटेंसिल रखा है, और इसमें एस का फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या बने, ये आपका मैग्नीशियम था, ये आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया। ठीक है, हवा में बर्न किया होगा ना। आपको किसी भी चीज़ को अगर बर्न करना है, किसी को भी जलाना है, तो वहाँ O2 की प्रेजेंस होनी चाहिए। O2 की एब्सेंस में बर्निंग नहीं होती। जब भी बर्निंग हो रही हो, जब भी किसी चीज़ का कंबशन हो रहा हो, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, एक एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जितना उसको चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए। ये जल के ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, ऐश का मतलब राख में कन्वर्ट हो गया। Mg जब जला O2 की प्रेजेंस में, तो MgO का फॉर्मेशन हुआ। MgO क्या है? ऐश। ऐश मतलब हिंदी में बोलते हैं राख। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। कैसे हुआ? देखिए, टेम्परेचर का चेंज किया ना हम लोगों ने, आग दिया ना उसको, बाहर से एनर्जी दिया, हीट दिया उसको, टेम्परेचर में चेंज आया एटलीस्ट एक। दूसरा देखो, MgO का फॉर्मेशन हो गया, राख बन गया। अब उस राख से दोबारा Mg नहीं बना सकते, परमानेंट है वो चीज़, वापस नहीं जा सकती, रिवर्स नहीं कर सकते उस प्रोसेस को। पूरा केमिकल चेंज हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये क्या था? जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो केमिकल रिएक्शन था। अब जब इस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिकली बाय फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला वाइज। इसको पूरा बोलेंगे, व्हेन अ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और एक उसको जस्ट हमने बाय सिंबल्स उसको रिप्रेजेंट कर दिया। दर्शा दोनों सेम ही चीज रहा है ना, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कम है, इजी है, थोड़ा सिंपल हो जाता है अगर फॉर्मूला यूज करें, अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ रहा हो उसका तो। ठीक है, देखिए ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और देयर फॉर्मूलाज। ठीक है, देखिए इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो वर्ड इक्वेशन,
ये जो पूरी लाइन बोली मैंने अभी आपको, इसको मैं वर्ड इक्वेशन में वर्ड के फॉर्म में उसको इक्वेट करती हूँ। ये जो इक्वेशन में वर्डिंग्स के फॉर्म में लिखती हूँ, कैसे लिखूंगी? मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, उसको बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, एस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ वर्डिंग्स लिखिए, सॉरी यार यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन OXYZEN ऑक्सीजन, और यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम, इससे भी पता चल रहा है, उस लाइन से भी पता चल रहा था, और इजीली इससे भी पता चल रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया, हीट दी और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन लिखी वर्डिंग्स की फॉर्म में। क्या हम इसको इससे भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसको इससे भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका सिंबल याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, उसका सिंबल क्या है। उसके बाद ही हम उसको और सिंप्लीफाई वे में केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने इसको बर्न किया और किसका फॉर्मेशन हुआ? MgO का फॉर्मेशन हुआ। देखिए MgO का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन लिख दिया हमने, रिप्रेजेंटेशन कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, बहुत सिंप्लीफाई वे में किया। वो पूरा मैंने आपको केमिकल रिएक्शन डिक्टेट करके बताया और यहाँ पे जस्ट उसको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, और हमें समझ भी आ रहा है कि क्या क्या हो रहा होगा। वो पूरे सेंटेंस को ये वर्ड कवर कर पा रहे हैं ना, इससे भी हम सेम सेंटेंस समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है? इसकी डेफिनेशन और इसके मेन क्राइटेरिया, क्या क्या चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम, ये आपको समझ में आएगा। फिर वर्ड इक्वेशन आपको समझ में आएगा, फिर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। इस सबको मैं रफ कर रही हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। देखिए मैंने लिखा भी Mg + O2 क्या बन गया? MgO। ठीक है, इतना समझ में आया था। देखिए इधर के जो साइड में होते हैं इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एरो के इधर की तरफ जो होते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट कौन होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं आपस में। रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, आपस में घुलते हैं। ठीक है, एरो क्या बता रहा है? एरो हमें बता रहा है कि इधर से ये जो लाइन है हमें बता रही है कि ये आपस में रिएक्ट किया होगा और कुछ बना होगा, और डायरेक्शन हमें बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे हमें पता चल रहा है कि MgO2 आपस में रिएक्ट किया होगा, और ये जो एरो है, जो डायरेक्शन है, ये हमें बता रहा है कि कंबाइन होके केमिकल रिएक्शन इस दिशा में गया होगा और MgO की फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बता रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है वो आपस में कंबाइन किए होंगे, तो रिजल्ट क्या निकला होगा, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्या निर्माण हुआ होगा सब्सटेंस। ठीक है, ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ये जिसका फॉर्मेशन होता है, ये एरो बताती है कि रिएक्शन किस दिशा में जा रही है। तीनों चीज समझ में आई। देखिए जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, प्लस बता रहा है कि दो अलग अलग है और आपस में घुल रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इधर भी बात करूं, इधर प्लस, अगर इससे ज्यादा होते हैं तो प्लस करके फिर उसको लिखते जाते हैं। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होता है, और मेन प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ भी बनता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब इसी की आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। हम समझ चुके हैं केमिकल इक्वेशन, अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये चीज़ें बैलेंस है या नहीं। देखो इधर की तरफ LHS, ये रिएक्टेंट LHS में लिखा होता है, Mg एक है, इधर भी Mg एक है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, मतलब बैलेंस नहीं है। जैसे ऐसे नॉर्मली काउंट करते हैं तो इधर ये एक है, इधर ये दो है, मान के चलो, और इधर मैं वैसे टोटल इसको एक ही मानूंगी, पर मैं जैसे एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ, इधर Mg एक है और ये एक है, तो इधर देखो टोटल 3 हो गए, है ना।
और इधर मैं देखूँ तो वैसे 2 गए कि 1 mg 1 ऑक्सीजन, इधर 1 mg और 2 ऑक्सीजन, तो इधर 3 हो गए, इधर 2 गए, तो बराबर तो नहीं है, तो बैलेंसिंग नहीं हुई ना, ये अनबैलेंस्ड है। देखो ये एक कैसी रिएक्शन हो गई अब, अनबैलेंस्ड। और इसका दूसरा नाम क्या है, और स्केलेटल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल रिएक्शन, अनबैलेंस और स्केलेटल रिएक्शन। देखिए अनबैलेंस कैसे कि ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड कैसे कि ये बैलेंस नहीं है, और स्केलेटल रिएक्शन कैसे, स्केलेटल रिएक्शन इस प्रकार से, स्केलेटल रिएक्शन इस प्रकार से कि ये जो रिएक्शन है ये आपको स्ट्रक्चर बता रही है, ये ढांचा बता रही है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का कंकाल आप लोगों ने देखा होगा, स्केलेटन देखा होगा, तो हल्का सा वो बताता है ह्यूमन बॉडी का ढांचा कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसा होगा। तो ये जस्ट आपको जस्ट दिखा रही है कि MgO2 से रिएक्टर के MgO का फॉर्मेशन होगा, इस रिएक्शन का कुछ ढांचा इस प्रकार से रहा होगा, ये रिएक्शन कुछ ऐसे हुई होगी। अब बैलेंस इसको कर देंगे, वो एक कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी, एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाएगी। तो ये अभी अनबैलेंस्ड है या जस्ट एक स्केलेटल रिएक्शन है, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड और स्केलेटल, जैसे अनबैलेंस्ड और स्केलेटल मैंने बताया, इधर 3 है इधर 2 है, इसको नॉर्मल एग्जांपल से कोरिलेट करते हैं। देखिए अगर मैं 10 बाट रख देती हूँ, 10 किलो का बाट रख देती हूँ, आप तराजू देखे होंगे, एक तरफ मैं 10 किलो का बाट रख देती हूँ, तो इधर अगर मैं 10 किलो ही, करेक्ट, ऊपर नीचे नहीं, 10.5 या 9.5 भी नहीं, 10 किलो ही आटा, चावल, गेहूं कुछ और रख देती हूँ, तो वो जो एरो है जो तराजू तोलता है वो एकदम सीधा हो जाता है ना, दोनों के दोनों साइड के बराबर हो जाते हैं ना पलटे, तो संतुलन बन गया, वो बैलेंस है, इधर भी इतना है इधर भी इतना ही है। ऐसा ही इनमें होता है कि हमें दोनों तरफ बैलेंस करना होता है कि इधर जिसको आपने रिएक्ट किया होगा, इधर आपने 40 मान के चलो इधर आपने एग्जाम्पल ऐसे लेते हो, इधर मान के चलो 2 किलो है, तो इधर भी 2 ही आना चाहिए कि 2 आपस में रिएक्ट हुआ होगा, तो 2 का ही फॉर्मेशन रहा होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 किलो और यहाँ पे 3 बन गया, जब डाले 2 किलो थे, जितना आटा लगाओगे उतना ही आटा बुनेगा ना, एक्स्ट्रा डालोगे तभी एक्स्ट्रा होगा। ऐसा नहीं इतना सारा आटे के बाद आपको इतना सा आटा मिला हो, ऐसा भी नहीं कि इतना ही आटा डाला और गुन के इतना बड़ा मिल गया हो, दोनों ही पॉसिबल नहीं है ना, तो बैलेंसिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे थोड़ा। देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस इवोल्व हो गई, एटमॉस्फेयर में इवोल्व हो गई। देखिए कैसे देखते हैं बैलेंस है या नहीं, ऐसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं Zn, इधर लिखेंगे H2, इधर लिखेंगे SO4 2-। देखिए इधर लिखते हैं रिएक्टेंट, इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। Zn है रिएक्टेंट, LHS साइड में Zn कितना है 1, कितना है 1, ठीक है। इधर Zn कितना है 1, इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 2, इधर देखो सल्फेट कितना है SO4 कितना है 1, और इधर SO4 कितना है 1। क्या आपको बराबर लग रहा है सब, क्या आपको ये सब बराबर लग रहा है 1 1 2 2 1 1, तो बराबर है ना। अगर बराबर है तो ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड। कैसी है, बैलेंस्ड, अपने आप में बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड नहीं होती तो हम इसको बैलेंस कर रहे होते, ठीक है। तो आपको पहला एग्जांपल समझ में आया होगा। आगे चलो, आगे चलो, अब मैं आगे चल रही हूँ। देखिए नेक्स्ट
अब देखते हैं रिएक्शन दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड अनबैलेंस। बैलेंस मतलब जहाँ LHS RHS रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जितने जो एटम एलिमेंट्स की वो अगर बैलेंस हो तो बैलेंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनबैलेंस्ड का रिएक्शन का एग्जांपल। अनबैलेंस्ड रिएक्शन का एग्जांपल नाम से पता चल रहा है कि बैलेंस नहीं है, और अब हम उसको बैलेंस करने वाले हैं। देखिए देखिए एक रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिखी। अब इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। Fe, इसमें कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं? Fe, इधर हाइड्रोजन यूज हो रहा है और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा है। ठीक है, देखो अभी बनाते हैं इसका डायग्राम। ये रिएक्टेंट साइड में तीनों, ये प्रोडक्ट साइड में। आयरन कितना है? आयरन कितना है? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इधर चलो, आयरन कितना है? आयरन है 2, प्रोडक्ट में आयरन है 2। देखिए हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में? 2, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। देखिए देखिए जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उस एलिमेंट को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर में हो। तो सबसे ज़्यादा नंबर में देखिए कौन सा है? सबसे ज़्यादा नंबर में हमें दिख रहा है 3, जो कि ऑक्सीजन है। अभी क्या करेंगे? तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे। इधर 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इधर भी 3 हो जाएंगे। तो अभी इधर जाओ, देखो इधर कितने थे? 3 थे ऑलरेडी, 3 था ना ऑलरेडी। इधर 1 ही है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हो गया? यहाँ 3 नहीं लिखते। H2O का जो फॉर्मूला है जो है, इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे इस वाले में। अगर आपको कुछ बढ़ाना घटाना है तो यहाँ पे लिखोगे इसके आगे। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 बराबर हो गया। सबसे बड़े वाले के पास गए जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट थे, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम था। देखिए अब देखिए, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के बैलेंस होते ही आयरन इधर 1 है, इधर 2 है। अब हाइड्रोजन, इधर तो हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। इधर हाइड्रोजन अब 2 नहीं है, 6 हो गया। जैसे ही मैं ऑक्सीजन को बैलेंस की, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रह गया, अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस्ड हो गया। अब उसका संतुलन, उसमें जो एटम्स थे इधर 6 हो गए, उसका जो उधर का एटम था वो 2 ही है। तो अगर मुझे बराबर करना है तो यहाँ पे ×3 कर दूंगी। समझ में आया? ×3 कर दिया। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गया, बैलेंस हो गया। अब आयरन देखो, आयरन इधर कितना है? 2, और इधर आयरन कितना है? 1। इधर 2 है, इधर 1 है, तो ×2 कर दूँ। जैसे ×2 हुआ, यहाँ पे 2 लिख दूँगी। समझ में आया? सबसे पहले ऑक्सीजन को किया, सबसे ज़्यादा इसमें थे। जैसे ऑक्सीजन को किया, ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन का बैलेंसिंग बिगड़ गया। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, चाहे आयरन को, जो आपको ठीक लगे, लेकिन कोशिश करना सबसे ज़्यादा को बैलेंस करने का, क्योंकि वो बैलेंस होगा तो धीरे धीरे इक्वेशन बैलेंस होती चली जाएगी। कभी भी अगर 2 करना है तो आयरन का जो सिंबल है, कभी यहाँ पे नहीं करते हैं, हमेशा आगे करते हैं उनके। ऑक्सीजन को जो इंडिपेंडेंट स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस वो ऐसे ही पाई जाती है, ऑक्सीजन ऐसे ही पाई जाती है, क्लोरीन गैस भी ऐसे ही पाई जाती है। तो अगर एलिमेंट एटम्स में चेंज करना है तो इनके हमेशा आगे लिखा जाता है। देखो मैंने आगे लिखा है ना इसके, तो आपको बैलेंसिंग भी समझ में आया होगा थोड़ा। ठीक है, देखिए बैलेंसिंग का मैं रफ कर रही हूँ, आप इस पे और एग्जांपल्स को ट्राई करना, सोल्व करने की कोशिश करना। केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है वो एग्जाम में आने का
काफ़ी चांस है, 1 2 3 किसी भी नंबर में आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। अभी मैं इसे नेक्स्ट की तरफ आगे की तरफ चलती हूँ। देखिए बैलेंसिंग टॉपिक अभी हमारा ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन के लिए हमें रिएक्टेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। रिएक्टेंट जो इधर थे, प्रोडक्ट इधर थे। और तीसरा हमें उनकी स्टेट का पता होना चाहिए कि जो एटम्स हैं उनका स्टेट क्या है। जैसे 3-4 स्टेट होता है, या तो वो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा, लिक्विड LIQUID, या फिर वो एक्वस होगा या फिर वो गैसियस होगा। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो उसको S से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से डिनोट करते हैं, एक्वस को AQ से डिनोट करते हैं और गैसियस को G से डिनोट करते हैं। ओके देखिए एक्वस क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। एक्वस क्या होता है, सॉल्यूशन। जैसे वाटर तो लिखेंगे तो पीछे लिक्विड लिखेंगे कि वाटर पानी है, हमें भी पता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और एक्वस क्या है कि वो पानी में घुली हुई कोई चीज़ है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है तो उसको हम AQ लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, वाटर का फॉर्मेशन देखो एग्जांपल में H2 + O2 = H2। देखिए H2 + O2 = H2, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वाटर क्या, H2 क्या, देखिए सबसे पहले रिएक्टेंट लिखा, इधर हमने प्रोडक्ट लिखा, इधर एरो लिखा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा है तो प्लस साइन यूज़ किए। ठीक है, इतना पढ़ चुके थे। नेक्स्ट था कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखते हुए उनका स्टेट ऑफ मैटर भी लिखना है कि किस फिजिकल स्टेट में वो भी है। तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है तो यहाँ पे G लिखते हैं, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है तो यहाँ पे G लिखते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पे L, देखो GGL। कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है S लिखते हैं, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है G लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो G लिखते हैं। थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि कैसे उनके फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लिखते हो कि किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा आइडिया मिला, इससे आगे चल रहे हैं, अभी नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको तीनों मेन कंपोनेंट समझ में आ गए, लेकिन कभी कभी आपने रिएक्शंस के ऊपर भी कुछ लिखा देखा होगा, कभी कभी आपने रिएक्शंस के ऊपर भी कुछ लिखा देखा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, इनको मैं भी रफ कर रही हूँ। मेनली केमिकल इक्वेशन इतना ही होता है, तब तक नहीं लिखते एरो के ऊपर कुछ जब तक बहुत नेसेसरी ना हो, मैक्सिमम टाइम इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि कोई रिएक्शन सिर्फ इसी टेम्परेचर पे हो रही हो, इसी प्रेशर पे हो रही हो, अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो एरो के ऊपर मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन वो जनरल केस नहीं, वो स्पेसिफिक केस है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखना, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ होगा, CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ होगा, 340 ATM, उसका प्रेशर लिखा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, 340। यहाँ पे एरो के ऊपर लिख रखा होगा 340 ATM, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिख रखा है एनसीईआरटी में, फोटोसिंथेसिस का भी एग्जाम्पल लिख रखा है। फोटोसिंथेसिस में देखना आप एरो के ऊपर, जब CO2 और CO2 को H2O को आप ऐड करते हो, मिक्स करते हो, वो रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। खाना बनाते टाइम ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है ना, पौधे में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो एरो के ऊपर लिख रखा होगा कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया। यहाँ पे लिख रखा होगा सनलाइट की, देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ एक बार, कैसे लिखेंगे, CO2 + H2O C6H12 O6 + O2। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट, और नीचे लिखा होता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट वो सब होता है जो किसी चीज़ को कलर दे रहा होता है। जैसे आप लोग दुपट्टा रंगवाया जाता है तो उसको डाई में डालते हैं तो कलर देता है ना, ऐसे प्लांट में जो ग्रीन कलर दे रहा है लीव्स को, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, ठीक है। यहीं पे लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का काम चल रहा है। कोई भी ग्रीन जो पार्ट होगा वहीं फोटोसिंथेसिस होता है। कभी कभी जो तने होते हैं जो बहुत यंग प्लांट होते हैं, जो बार्क बन जाते हैं वो ब्राउन ब्राउन बड़ा सा तना, स्टेम, उसकी बात नहीं करी, बिल्कुल यंग से प्लांट, बेल हो गई तो देखा होगा आपने, वो बिल्कुल ही जो स्टेम होता है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होता, बहुत कम हार्ड होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जरूर नहीं कि सिर्फ लीफ में ही हो। हम लीफ का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि बहुत जनरल एग्जाम्पल है। देखो लीफ में भी फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, ठीक है। तो CO2 एक गैस है, ये लिक्विड है, L लिखेंगे। ये ग्लूकोज है, सॉलिड है, ये है गैस है तो गैस लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देखो इधर कितना है, मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ, इधर है 6 तो मैं इसको 6 लिखूँगी। जैसे मैंने इसको 6 लिखा तो कार्बन तो बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन कितना, इधर 12 है, इधर 12 है तो मैं 6 लिखूँगी, 6 दूनी 12, इधर भी 12 करना है। जैसे हाइड्रोजन 12 हो गया इधर, और ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और इधर 6 18। ऑक्सीजन कितना है? 18। 18 में से 6 तो यहाँ पे है और अभी मुझे 12 और चाहिए तो यहाँ पे 6 लिखूँगी। देखिए अभी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। देखो सब कुछ लिखा है इस रिएक्शन में, LHS में रिएक्टेंट लिखा है, इधर प्रोडक्ट लिखा है, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन है, प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन है, ये मेन रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन गैस इवोल्व हो रही होगी, ठीक है। इनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखी है कि किस स्टेट में पाया जाता है, इक्वेशन बैलेंस भी है। और यहाँ पे सनलाइट या क्लोरोफिल जो एरो के ऊपर लिखा है वो मेंशन कर दिया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, बिना सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। ये जनरल केस नहीं है, स्पेसिफिक केस है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ मांगता है, जहाँ इसकी नीड होती है, वहाँ हम इस एरो के ऊपर लिख भी देते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को मेरे हिसाब से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन तक समझ में आया होगा। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन तक समझ में आया होगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सब लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए तो अभी हम लोग लगभग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तक लगभग चैप्टर का हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर का जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, कोरोजन, रेंसिडिटी, जो लास्ट वाला पूरा पोर्शन है, जो हाफ पार्ट पूरा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम वीडियो यहीं समाप्त करें, इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने और कलीग्स से और फ्रेंड्स से इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा सा एडवांटेज मिल सके, उन्हीं का भी थोड़ा नॉलेज थोड़ा बूस्ट हो सके, थोड़ा उनको एज मिले, उनका भी एग्ज़ाम थोड़ा बेटर जाएगा, उनका भी कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से बिल्ड होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।